और धनंजय सर, जिस तरीके से मुश्किलों की बात हो रही है कि अगर ये संभावनाएं, विपक्षी एकता से संभावनाएं अगर बनती हुई दिखेंगी तो निश्चित तौर पर जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटे दल हैं, जो अभी ना विपक्षी एकता के साथ खड़े हैं और ना ही एनडीए के साथ गए हैं, तो ऐसे में उन दलों के पास क्या अपनी मांग रखने के लिए मौके ज्यादा होंगे? और ये जो मौके बनेंगे, क्योंकि भाई सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है और सत्ता में होने के नाते अगर वो एनडीए में जाना चाहें तो उनके पास अपनी मांगों को लेकर के यानी मोल तोल करने को लेकर के अवसर ज्यादा हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो कितनी सहज होगी, और अगर वो असहज स्थिति में होते हैं तो फिर इसका क्या चुनाव पर असर होगा? देखिए, चुनाव पे असर तो होगा ही, लेकिन भाजपा की जो स्थिति है अभी, जनार्दन व्यास साहब ने डिटेल से बताया उसको कि भाजपा के सामने जो स्थिति है वो अपने आप को मजबूत कैसे करे। मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी ये होता है किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए कि उनके मुद्दे जनता से कनेक्ट हो, उन्होंने जो काम किया है वो जनता से कनेक्ट हो। तो इनके जो मुद्दे हैं कि भ्रष्टाचार हम खत्म करेंगे, वो जनता देख रही है कि भ्रष्टाचार किस तरह से खत्म कर रहे हैं। पार्टियों को तोड़ने के लिए ईडी सीबीआई को लगाया है, बाकी भ्रष्टाचार कहीं खत्म हुआ है ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इन्होंने मुद्दा दिया था कि हम महंगाई आकर के खत्म करेंगे, कांग्रेस बहुत महंगाई बढ़ा रही है। सिलेंडर लेकर के नाच रहे थे इनके लोग, सब्जियां लटका के घूम रहे थे, क्या क्या लेके चल रहे थे। आज देखिए टमाटर 200 रुपये किलो है, सिलेंडर 1200 रुपये सिलेंडर है। तो कोई चीज है जो सस्ती है, कुछ पेट्रोल कहाँ चला गया, तेल कहाँ चला गया, दाल कहाँ चली गई। महंगाई बहुत ज्यादा है। तो महंगाई वाले सवाल पे भी जनता के सामने ये चुप्पी साध लेंगे। झूठ ही बोल सकते हैं कि देश को हमने बहुत मजबूत बनाया है, आपको महंगा सामान दे रहे हैं। जो उनके आज भक्त अक्सर बोलते रहते हैं कि महंगा सामान इसलिए हम खरीदना पड़ रहा है कि देश के लिए पैसे काम आ रहा है, देखिए कितना हमारे पास फंड जमा है। ये अक्सर बताते रहते हैं कि हमारे देश में कितना काम हो रहा है, वंदे मातरम, वंदे भारत ट्रेन चल रही है तो अमेरिका हमारे सामने घुटने टेक दिया है, चीन गिड़ा रहा है, पाकिस्तान रो रहा है। यही सब चलाते रहते हैं, दुनिया में डंका बज रहा है मोदी का। जो इनके भक्त हैं, आम आदमी जानता है। तो इनके भक्तों को जो लगता है अब खाली इनके भक्तों से तो काम चलना नहीं है। देखिए 2014 का जो चुनाव था, 2019 का जो चुनाव था, दोनों चुनावों में इनके भक्तों के अलावा एक उम्मीद थी लोगों को कि भाजपा कुछ बेहतर करेगी। वो उम्मीद कंप्लीटली खत्म हो गई है और इनकी बातों पर अब किसी को भरोसा नहीं है इनके भक्तों के अलावा। हालांकि भक्तों में भी मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जो भाजपा के लोग थे, उनको लगता है कि ये गड़बड़ कर दिया है, लेकिन वो बेचारे क्या करें, अपना दही खट्टा कैसे बोले। दही खट्टा बोलेंगे तो दुकान पे जो कुछ लोग आने वाले वो भी चले जाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं कि जब अपने आप को मजबूत आप नहीं कर सकते हैं, आपके अंदर वो गुण नहीं है कि खुद को मजबूत कर सके, तो आप दूसरे को कमजोर करने में लगते हैं। और ये लंबे समय से दूसरों को कमजोर करने में लगे हुए। पहले इन्होंने भाषण दिया नड्डा साहब ने कि अब जो है 2024 के चुनाव में कोई क्षेत्रीय दल नहीं बचेंगे, लेकिन क्षेत्रीय दल जागरूक हो गए और इनके साथ जो लंबे समय से, जब भाजपा कहीं शासन में नहीं थी तब से जो इनके साथ दल थे, वो दल भी आज उनसे अलग हो गए, चूंकि उनको भी इन्होंने ठगा। एक जो बहुत फेमस कहावत है कि कोई नहीं इनका सगा, हर किसी को ठगा। तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, जयनारायण व्यास जी को भी नहीं छोड़ा, जो उनके साथ कितने मजबूती से साथ खड़े थे मोदी जी को बड़ा करने में। तो सबको ठगा। तो अब इनके साथ वही लोग आ रहे हैं जिनको इन्होंने धमका करके किनारे किया है, या जो अपनी गलतियों की वजह से विपक्षी एकता में शामिल होने की हैसियत नहीं रख रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में शिंदे जी इनके साथ हैं, अजित पवार जी इनके साथ हैं। लेकिन अजित पवार और शिंदे क्या जो क्षेत्रीय दल हैं उसके वारिस हैं? इनकी इनकी पार्टियों के पास संगठन है, इनके दल जो होंगे उनके पास जनता है। सवाल यहाँ है। फिर आप चले जाइए बिहार लेके चलता हुआ। बिहार में आरसीपी सिंह है। आरसीपी सिंह उनके पास क्या है बताइए? न दल है न नागरिक है, उनके पास वोटर है। केवल बोलने के लिए जो है सामने माइक लेके चला आता है कोई गटर चैनल का पत्रकार और उसके सामने बोल देते हैं नीतीश कुमार बेकार आदमी। फिर मांझी जी के पास क्या बचता है? जीतन राम मांझी ब्लैकमेल करने की कोशिश में लगे हुए थे,
नीतीश कुमार ने कहा कि जाइए अपना दूसरा रास्ता तलाश लीजिए। अब वो बीजेपी के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। चिराग पासवान जो है कसम लेके बैठे हैं नीतीश कुमार को निपटा देंगे, लेकिन भाजपा ने तो दरअसल उनको निपटा दिया। उनके चाचा को और सांसदों को तोड़ करके अलग कर दिया, उनकी शक्ति क्षीण कर दी। भाई ठीक है, मान लिया कि चिराग पासवान के साथ अभी भी 90% लोग हैं, लेकिन 10% घटे ना। पशुपति पारस के साथ भी 10% लोग तो हैं। अब बीजेपी के साथ ये है कि चिराग पासवान को ले कि पशुपतिनाथ पारस को ले, तो चिराग पासवान को अटकाए हुए हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि चिराग को भी लटकाए रहेंगे, क्योंकि ये चाहते हैं बिहार में इनका दलित नेतृत्व डेवलप हो। और डॉक्टर संजय पासवान हैं वो, और उनका बेटा आप देखते हैं कि अक्सर चैनलों पे प्रवक्ता बन के आते हैं, ये गुरु पासवान करके हैं, तो वो गुरुनाथ पासवान शायद नाम है उनका, अभी नाम मैं मिस कर रहा हूँ, वो प्रवक्ता बन के आते हैं। तो वो अपना दलित नेतृत्व वहां खड़ा करना चाह रहे हैं, जिससे पिछड़ा नेतृत्व खड़ा करना चाह रहे हैं, और उसके तहत सम्राट चौधरी को लाया है। वैसे ही चाह रहे हैं दलित नेतृत्व भी उनका खड़ा हो। अब सवाल उठता है कि भाई दलित नेतृत्व जब खड़ा होंगे तो करेगी बीजेपी, तो चिराग की कहाँ जगह है? फिर आते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी की क्या स्थिति है? वो तो भाजपा में थे, भाजपा से फिर बाहर गए, फिर नीतीश कुमार के साथ आए, तो कहाँ है उनको खुद ही नहीं पता है। अभी शाम में जब सोते हैं, रात में, सुबह किस पार्टी में होंगे, किस गठबंधन के साथ होंगे, उनको खुद ही नहीं मालूम, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ फायदा है, जहाँ फायदा उनको दिखता है तात्कालिक वहां चले जाते हैं ये लोग। अभी सहनी जी का कुछ पता नहीं है। तो ऐसी ढेर सारी पार्टियां आपके यूपी में भी होंगी, जिनको लगता है कि हमको कहाँ फायदा मिलेगा, क्योंकि धड़ा तो दो ही बनने वाला, एक बीजेपी समर्थक लोग होंगे, एक कांग्रेस समर्थक लोग होंगे, कांग्रेस के साथ जाने वाले लोग होंगे, गठबंधन वाले लोग। अब फिर बात आती है उड़ीसा जो है किसी के साथ जाने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश किसके साथ? उत्तर प्रदेश का खेल बहुत बड़ा है। क्या अखिलेश कांग्रेस का गठबंधन बनेगा? क्या अखिलेश कांग्रेस और जयंत चौधरी का गठबंधन बनेगा? क्या मायावती साथ में आएंगी? क्या और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके पास बल्कि 10 लाख वोट हो वो आएंगे? तो ये बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि कांग्रेस मजबूत न हो जाए और कहीं हारने वाली स्थिति न बन जाए। हालांकि ऐसी जो छोटी छोटी पार्टियां होती है उसके साथ परेशानी ये होती है कि वो अपने छोटे छोटे लाभ के लिए कभी भी ब्लैकमेल करते हैं। समझिए 5 सीटें घट गई बहुमत पाने में बीजेपी को या कांग्रेस को, तो यही लोग उसके समर्थन में जाएंगे, यही लोग अपनी सारी फरमाइशें करेंगे कि मुझे इतनी चीजें दो तो मैं तुम्हारे साथ हूं, नहीं तो चला। तो राजनीति जो है ऐसी जगह जाके खड़ा हो जाती है जहां जनता के मुताबिक या नागरिकों के मुताबिक काम नहीं कर पाती है सरकार जो है दूसरी चीज है। इसलिए तो कहते थे लोग कि भाई ऐसी किसी एक पार्टी को बहुमत दीजिए, लेकिन बहुमत देने का फायदा ये दिखाई पड़ा कि मोदी जी अहम ब्रह्मास्मि हो गए। मोदी जी और अमित शाह जी जो कहें वही सही, बाकी किसी की कोई हैसियत नहीं, न न्यायपालिका की, न कार्यपालिका की, न विधायिका की, न संसद की, न संविधान की, किसी की नहीं, न विपक्ष की। तो मुझे लगता है बीजेपी जो कोशिश कर रही है, कोशिश तो करेगी इसको, लेकिन थूके को चाटना इसको कहते हैं। जिसको आपने भगा दिया था उसको दुलार के ला रहे हैं कि प्लीज आ जाओ, लेकिन पैबंद लगा हुआ जो कपड़ा होता है ना, वो मान नहीं बढ़ाता है। पैबंद वाला कपड़ा जो है आपको बताता है कि आप गरीब हो गए हो, और जनता के पास ये खबर पहुंच गई है कि मोदी जी गरीब हो रहे हैं, उनके पास अब इतनी ताकत नहीं है कि गरीबों को वो सिंहासन पे बिठा दे। गरीबों की पीठ पे या गरीबों के कंधे पे चढ़ करके वो अब सिंहासन पे बैठना चाहते हैं तिवारा। तो जनता देखेगी कि गरीबों की पीठ पर चढ़ करके वो सिंहासन पर चढ़ेंगे या गरीब उन पर चढ़ करके उनको गिरा करके किसी और को सत्ता में लाएगी, ये तय करना अभी बाकी। जी जी धनंजय कुमार सर, हम बिहार की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह पर बैठे हैं, एक आपके पास बिहार भी है पूरी तरीके से, और दूसरा आपके पास मुंबई भी है। एक वैचारिक जगह से, वैचारिक हिसाब किताब में बहुत महत्वपूर्ण जगह सियासत के दृष्टिकोण से भी, और दूसरा आर्थिक राजधानी, और वो भी सियासत के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जगह। सर बिहार की जो बात आपने छेड़ी थी, हमने तेजस्वी की बात की थी। जिस तरीके से आज केंद्र की सरकार जो है वो लालू यादव के परिवार को लेकर के जैसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हुई, जिस तरीके का प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा रहा है और जिस तरीके से तेजस्वी को टारगेट किया जा रहा है, जिस मजबूती से वो लड़ रहे हैं,
एक तो कहीं ना कहीं क्या ये जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं जिनको दबाव बना करके और भाजपा अपने साथ जोड़ती है, या फिर उसमें टूट फूट करा करके और जो जोड़ तोड़, जैसा कि महाराष्ट्र में उदाहरण देखा गया, एक बार शिवसेना फिर एक बार एनसीपी, उसके खिलाफ मजबूत आवाज उठाने की ताकत नहीं दे रही है तेजस्वी की ये चीज? पहले तो इस पर जवाब, फिर हम अगला सवाल लेते हैं आपसे। देखिए, विनय भाई ने कहा कि जो चिराग पासवान की पार्टी के कोई बड़े नेता ने कहा उनसे, वो और स्पष्ट कर दिया कि तमाम जितनी भी पार्टियां हैं जो जिसको बीजेपी अपने साथ जोड़ना चाहती है, तो उसी लिए और बीजेपी की मजबूरी है, जैसा नारायण साहब ने कहा, मजबूरी में गठबंधन बना रहे हैं। वो तो सबको खत्म कर चुके थे। अब लालू प्रसाद यादव के पूरे खानदान को भी ये जेल में बंद कर देंगे तो भी लालू प्रसाद यादव नहीं हिलने वाले, ये जान लीजिए। वो जो है न तो रामविलास पासवान चिराग पासवान की तरह है, न ही नीतीश कुमार की तरह है, और न ही वो जो है यहाँ अजित पवार हैं या शिंदे हैं उनकी तरह। लालू प्रसाद यादव अडिग हैं। अमित शाह जितने गुस्से में रहते हैं उससे ज़्यादा गुस्से में रहते हैं। अमित शाह और ये क्या कहते हैं इनको, जो नरेंद्र मोदी जी, तो इमरजेंसी में पता नहीं कहाँ थे, मुझे नहीं मालूम, नारायण साहब ज़्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो इमरजेंसी में भी लड़ रहे थे। फिर लालू प्रसाद यादव ने जो है कई तरीके की लड़ाइयाँ लड़ी, जेल गए। जेल जाना उनके लिए कोई बड़ी बात अब नहीं रही, समझ लिया सब जेल जा करके। अपनी तबीयत बिगाड़ ली, किडनी फ्लॉप हो गई, फिर बेटी ने किडनी दे दी, तो ये भी मिसाल कायम कर दिया कि भाई बेटियां बेटों से ज़्यादा ताकतवर होती हैं। बेटी ने किडनी दे दी, फिर वो जीवन लेकर के आ गए। तो लालू प्रसाद ने कई सारे झंझावातों को देखा है, और उन झंझावातों के साथ लालू प्रसाद यादव जहां कमजोर पड़ रहे थे, वहां नीतीश कुमार अब आके खड़े हो गए। और अब जो कयास लगाते रहते हैं गटर मीडिया के लोग या इनके प्रवक्ता, नीतीश कुमार अभी आ जाएंगे, नीतीश कुमार अब कभी नहीं आने वाले। नीतीश कुमार के लिए अब क्या बचा है बाकी, जरा समझाइए। नीतीश कुमार के लिए कुछ बचा नहीं है। समाजवादी नेताओं में, आज के नेताओं में सबसे बेदाग छवि वाला नेता वही है। समाजवादी नेता छोड़ दीजिए, तमाम नेताओं में उनकी चर्चा इसलिए होती है। राहुल गांधी की पहली पसंद इसीलिए नीतीश कुमार रहे हमेशा। आप सुने होंगे कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार में जब चुनने की बारी आती है तो राहुल गांधी नीतीश के साथ चले जाते हैं। नीतीश कुमार किसी की भी पसंद हो सकते हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार प्रशासन को, शासन और प्रशासन दोनों को चलाना जानते हैं। जो लालू प्रसाद यादव में कमी ये थी कि लालू प्रसाद यादव में जनप्रतिनिधि बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते थे, और कार्य जो नौकरशाही थी उसको काम करने में कई बार बाधा खड़ी हो जाती थी। नीतीश कुमार जो नौकरशाही है उसको अपने रफ्तार से चलने देते हैं, उसमें बाधा नहीं बनते हैं। इसलिए अभी हाल में जो विवाद हुआ बड़ा भयंकर, और हुआ कि पता नहीं क्या हो जाएगा। चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं और के पाठक जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, उनके बीच जो झगड़ा हुआ, तो अभी बिहार की स्थिति क्लियरली है कि बीजेपी के लिए वहां पे जो है कांटे ही कांटे हैं। वो कितना भी जोड़ घटाव कर ले, जितनी सीटें थी उनकी उससे बहुत नीचे आएंगे। उनकी कितनी 17 सीटें थी या 16 सीटें थी। चिराग पासवान की सीटें भी कम होगी इस बार, ये भी जान लीजिए, क्योंकि लालू प्रसाद या नीतीश कुमार जब दोनों मिल जाते हैं तो फिर वो गठबंधन बड़ा हो जाता है। और उसमें साथ में मिली हुई है कांग्रेस, साथ में मिले हुए वामपंथी दल। तो आप जान लीजिए कि जब बिहार और बंगाल की बात करते हैं तो दो आंदोलन बड़े मजबूत आंदोलनों का दोनों प्रदेश रहा है। एक वामपंथी आंदोलन के लिए, दूसरे समाजवादी आंदोलन के लिए। बिहार तो खास करके समाजवादी आंदोलन और वामपंथी आंदोलन दोनों आंदोलनों के लिए जाना जाता है। वहां वामपंथी आंदोलन भी उतना ही मजबूत है जितना समाजवादी आंदोलन है, और उतना ही मजबूत वहां गांधीवादी आंदोलन रहा और है। गांधी की आज भी बिहार में बहुत इज्जत है। कितना भी बीजेपी उन पे गोली चलाए, थूके, पता नहीं क्या क्या करे, कुछ नहीं होने वाला है। और इसलिए बिहार में कभी बीजेपी अपने पांव नहीं जमा सकती है, लिख लीजिए। जिससे कह रहे हैं ना कि गुजरात से अभी जो है बड़ा मुश्किल है हटाना बीजेपी को, तो बिहार में बहुत मुश्किल है बीजेपी को रोकना। ये उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता बिहार का।
तो मुझे लग रहा है कि जो कवायद कर रहे हैं वो चिराग को लेके करें या मांझी को लेके करें, आरसीपी सिंह को लेकर करें, किसी और को लेकर के करें, उससे उनका कुछ हित नहीं सधने वाला है। और वो जो एक सम्राट चौधरी को लेकर के आए हैं कि कुशवाहा वोट लाएंगे, तो कुशवाहा वोट हटेगा नीतीश कुमार से तो नीतीश कुमार कमजोर पड़ेंगे। धनंजय सर, हम बड़ी मुश्किल है। तेजस्वी की जो बात कर रहे थे, तेजस्वी जिस तरीके से आज लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या वो दूसरे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके लिए एक उदाहरण नहीं है कि अगर आप लड़ेंगे तो आपको कोई दबा नहीं पाएगा? पहली चीज। दूसरा सर, एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ। तेजस्वी यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज भी सड़क पर है, आज की घटना है ये, सड़क पर उतरी हुई है। वो अब इस्तीफे की मांग कर रहे हैं सीबीआई की चार्जशीट के बाद। सर, भारतीय जनता पार्टी अगर तेजस्वी यादव से ऐसे मुद्दे पर इस्तीफा मांगे तो ये कितना जायज है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, तेजस्वी यादव के लिहाज से और आम आदमी के हिसाब से, जो सबसे महत्वपूर्ण है आम आदमी के हिसाब से? देखिए, उदाहरण से कोई सीखता नहीं है। अगर उदाहरण से सीखना होता तो इतिहास की किताबें जो है धर्म ग्रंथ की तरह होती, लेकिन इतिहास धर्म ग्रंथ की तरह किसी के लिए नहीं, न राजाओं के लिए है न नागरिकों के लिए। उसको बस उनको लगता है कि उनके साथ हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये उदाहरणों से सीखने नहीं देता है। अब बात है कि जो लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है या जो तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव वो पुराने वाले रूप में भी नहीं है और न ही लालू प्रसाद यादव है। दोनों को समझ में आ गया है कि शासन चलाना है तो नागरिकों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और आप जो है सिर्फ इस बात से नहीं चल सकते कि आप किस पे कितना डरा देते हैं, धमका देते हैं। धमकाने वाली राजनीति नहीं चलने वाली, जनता अब डरती नहीं है। अभी देखिए नहीं, आज अभी एक विधायक जो है हरियाणा में फोटो आ रहा है कि गए थे बाढ़ग्रस्त इलाका में देखने के लिए, एक महिला ने मार दिया एक थप्पड़। तो नागरिक जो है, अभी फिर मैं देख रहा था कि वहाँ जो है नेताजी भागे जा रहे हैं यूपी में कहीं। फिर मैंने देखा कि बिहार में पुलिस को दौड़ा लिया लोगों ने लाठी डंडे लेकर के। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि नागरिकों में ये तमाम नेताओं और जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बारे में छवि लगातार खराब हो रही है। अगर पुलिस से अगर ये डर न रहे कि पुलिस बाद में भारी संख्या में आएगी और अरेस्ट कर लेगी, तो पुलिस का बचना मुश्किल हो जाए। ये हालत है, पुलिस के खिलाफ इतना गुस्सा है, जनाक्रोश है, नेताओं के खिलाफ इतना गुस्सा है। तो अब ये जो है कितना बेहतर होता है ये तो बड़ा, हालांकि बिहार में अनुभव है कि बिहार में बेहतरी तो आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। कुछ बेहतरी समय के साथ आती है और कुछ बेहतरी जो नेता होते हैं उनकी नीयत से आती है। तो बिहार में कम से कम एक ऐसा मुख्यमंत्री है लंबे समय से जिसकी नीयत अच्छी है। तो मैं कहूंगा कि सबसे जरूरी है किसी भी सरकार के मुखिया की नीयत क्या है। मोदी जी की नीयत अगर देश का विकास करना होता तो कोई दो राय नहीं था, मोदी जी देश का विकास कर सकते थे, क्योंकि जनता ने उनका साथ दिया, इतना बहुमत दिया मोदी जी को। और ये मोदी जी मतलब समझ लीजिए कि राजीव गांधी के बाद, यानी 84-85 के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनको इतनी लोकप्रियता हासिल है। इतनी लोकप्रियता तो वाजपेयी जी को भी नहीं मिली थी। हालांकि वाजपेयी जी के सामने बहुत ही कमतर नेता, बहुत छोटे नेता हैं मोदी। वाजपेयी बहुत विशाल हृदय और विशाल समझ के नेता थे। मोदी जी उनके बराबरी में भी कहीं नहीं आते। हालांकि ये नेहरू को छूना चाहते हैं, नेहरू तो बहुत ऊंचे थे, वहां वाजपेयी जी भी कभी जाने की कोशिश नहीं की। तो नागरिक जो है इस बात को समझ रहे हैं, बहुत नागरिकों को समझ में आ गया है राजनीति क्या है और नेता किस लिए बोलते हैं। और मैं एक और बात बताऊं, आप नेताओं को जोड़ते रहिए, नागरिकों में ये आ गया कि हिंदू मुसलमान करके आखिर कब तक देश को चलाओगे यार। फाइनली महंगाई परेशान कर रही है, बेरोजगारी परेशान कर रही है, देश के ऊपर जो लगातार कर्जा बढ़ रहा है, क्या लोगों को पता नहीं है? हर जगह चर्चा हो रही है। अब तो सोशल मीडिया जो है उन सब चीजों को दिखा देता है जो इनका ब्रॉडकास्ट मीडिया नहीं दिखा पाता है। डिजिटल मीडिया है ना, तो हर बात चली जाती है। कहाँ नोट गायब हो गए, कहाँ किसने कितना कब्जा कर लिया, कौन किसको फोड़ लिया, क्यों फोड़ लिया, कितने करोड़ रुपया दिया, फलाना उद्योगपति क्या कर रहा है। अभी देखिए ना, अभी ये बोल रहे थे, बचाव कर रहे थे ना, रफाल की बात चल रही थी। रफाल मामले में क्या हुआ? दिवालिया हो गई कंपनी। लीजिए, मोदी जी जिनको ढो के ले गए थे कि इनको दे दीजिए ये बनाएंगे, वो दिवालिया कह रहे हैं। तो राहुल गांधी ने जो बात कही थी सच हो गई। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बुरा ही बुरा है, अच्छा तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। हो सकता है देश में राजनीति में कुछ भी हो सकता है, जनता भी तरह तरह की है ना। घास की रोटी खाएंगे
हम लोग ये जब इंदिरा गांधी हार गई थी 77 में, तो 80 में नारा चलता था, आधी रोटी खाएंगे इंदिरा को बुलाएंगे। मैं छोटा था उस वक्त, है ना। तो हो सकता है ये तो घास की रोटी खाने वाले को महाराणा प्रताप का देश है, घास की रोटी खाएंगे लेकिन सत्ता नहीं देंगे, तो वो तो स्वाभिमान की बात थी। लेकिन क्या हमारे देश की जनता, हमारे देश के नागरिक अपने स्वाभिमान को पहचानते हैं? और अगर पहचानेंगे तो जिन 80 करोड़ लोगों के नाम पे ये कह रहे हैं कि हम आपको 5 किलो अनाज दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो जनता, स्वाभिमानी जनता जो है, इनको जवाब देगी।